हेलो दोस्तों, आज हम आपको 12th क्लास सब्जेक्ट हिस्ट्री और चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। दोस्तों, इस लेसन में हमने 12 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। उपनिवेशवाद और देहात लेसन में हम अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू राजस्व प्रणालियों के बारे में प्लस उसका देहात क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या नहीं पड़ा, उन सब के बारे में बताते हुए चलेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है औपनिवेशिक शासन। क्या है औपनिवेशिक शासन? तो औपनिवेशिक शासन से हमारा अभिप्राय उस शासन से है जिसके अनुसार अंग्रेजों द्वारा भारत पर अपना शासन स्थापित किया गया। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1764 के बक्सर के बाद देश के अन्य हिस्सों पर भी उनका नियंत्रण हो गया और 1947 तक उनका हमारे देश पर नियंत्रण बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभरारी प्रणाली या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या है? तो स्तंभरारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके 1793 में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार, ओडिशा तथा उत्तरी कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में लागू किया गया। यह वह व्यवस्था थी जिसके अनुसार भूमि का लगान 10 सालों के लिए निर्धारित कर दिया गया। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को इसलिए लागू किया क्योंकि किसान या जमींदार समय पर अंग्रेजों को टैक्स नहीं देते थे। तरह तरह के बहाने होते थे, कभी अकाल की सिचुएशंस, कभी आग लगने की सिचुएशन, कभी मानसून का ना होना। तो उन सब से बचने के लिए अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया कि हम भूमि का लगान 10 सालों के लिए निर्धारित कर देंगे। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। दोस्तों, स्तंभरारी प्रणाली स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था अंग्रेजों के अकॉर्डिंग एक अच्छी प्रणाली थी, परंतु सही मायनों में यह कारगर नहीं हो सकी। यानी हमें इस प्रणाली की विफलता ही नजर आई। इस प्रणाली की विफलता के लिए अलग अलग कारण थे, जैसे प्रारंभिक मांगे ऊंची। इस योजना को 10 सालों के लिए निर्धारित किया गया। ऐसी स्थिति में लगानों का रेट शुरू से ही बढ़ा दिया गया, यानी मांग ऊंची रखी गई, जिसकी वजह से विफल हुई। इसके अलावा कृषि उपज की कीमतें कम। 1793 में जिस समय इस व्यवस्था को लागू किया गया तो कृषि उपज की कीमतें कम थी। ऐसी स्थिति में जमींदार वर्ग को समुचित मात्रा में टैक्स मिल नहीं पाए। इसके अलावा स्तंभरारी व्यवस्था के माध्यम से जमींदारों की शक्ति को बिल्कुल सीमित कर दिया गया। जमींदार की जो पावर थी, शक्तियाँ थी, अलग अलग दृष्टियों से ताकतवर रूप में बना हुआ था, उसकी अपनी सैनिक व्यवस्था थी, उन सबको अंग्रेजों ने इस व्यवस्था के माध्यम से सीमित कर दिया। परिणाम स्वरूप जमींदार असहाय होकर रह गए। इसके साथ ही रैयतों द्वारा भी समय पर भुगतान नहीं किया गया। तो दोस्तों, इन सबका परिणाम था कि यह व्यवस्था विफल होती चली गई या जमींदार इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजों को टैक्सेस नहीं दे पाए। नेक्स्ट, कि जमींदारों ने अपनी जमींदारी बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए। जमींदार वर्ग आसानी से अपनी जमींदारी को छोड़ने वाला नहीं था। ऐसे हालात में उसने तरह तरह की रणनीति अपनाई, जैसे फर्जी बिक्री, अपनी जमीन को अपने घर परिवार के लोगों के बीच में बेच देना, अन्य लोगों को प्रदान कर देना। इसके साथ ही नीलामी प्रक्रिया। अंग्रेज लोगों द्वारा जब एक जमींदार समय पर उनको टैक्स को नहीं दे पाता था तो उसकी ज़मीन को नीलाम करते थे। इन हालातों में जमींदारों ने नीलामी प्रक्रिया में बाधा डाली, अपनी ही एजेंटों के माध्यम से ज़मीन को पुनः खरीदने की कोशिश की। इसके अलावा बाहर से आने वाले नीलामी में भाग लेने वाले लोगों को लठैतों के माध्यम से रोकने का काम किया। तो दोस्तों, हमने पढ़ा स्तंभरारी प्रणाली स्थायी बंदोबस्त, जिस 1793 में अंग्रेजों ने 10 सालों के लिए लागू किया था, परंतु यह व्यवस्था अलग अलग कारणों से सफल नहीं हो सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोतदार। कौन है जोतदार? 18वीं शताब्दी के अंत में देश के अलग अलग भागों में जोतदार, जिन्हें गांठीदार, मंडल या हवलदार नाम दिया जाता है, ये धनी किसान के स्वरूप में थे। जब जमींदार तरह तरह के संकटों का सामना कर रहे थे तो उन हालातों में जोतदारों ने अपना उभार लेना आरंभ किया। जोतदारों की ताकत के पीछे कुछ कारण थे। स्थानीय व्यापार में उनकी भागीदारी थी। इसके अलावा वे लोग साहूकारी का भी कार्य करते थे। साथ ही आम जनता से उनका संबंध था, जबकि गरीब किसानों पर वह नियंत्रण भी करते थे। कुल मिलाकर अलग अलग तरह के उन्होंने संबंध अपनाए। इसके साथ ही नीलामी के समय जमींदारों की जमीनों को खरीदने का भी काम करते थे। दोस्तों, हम बात करना चाह रहे हैं जोतदार, जिसने तेजी से अपना विस्तार किया और जमींदारों की तुलना में अपने आप को एक ताकत के रूप में उभारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं रिपोर्ट। क्या है 5वीं रिपोर्ट? तो 5वीं रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जिसको 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। इस रिपोर्ट को परवर समिति के आधार पर बनाया गया, जिसमें 1002 पृष्ठ थे। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने
वह ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी थी, भारत में उसने अपना नियंत्रण स्टार्ट किया। तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड में मौजूद अन्य व्यापारी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी। कुल हम मिलाकर हम कह सकते हैं कि 5वीं रिपोर्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पेश किया गया। इस रिपोर्ट में कंपनी के कुप्रशासन पर प्रकाश डाला गया, जमींदारी व्यवस्था के पतन को दर्शाया गया कि कैसे उसका पतन हुआ। इसके साथ ही राजस्व की विफलता को दर्शाया गया कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व में भी बार बार विफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, राजमहल पहाड़ियाँ प्लस पहाड़ी लोग। पहाड़ी लोग वे लोग हैं जो राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे। उनके साथ कुदाल शब्द जुड़ा हुआ है। कुदाल शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि वे आसानी से कुदाल के माध्यम से जमीन को खुरच कर वहाँ अपने जीवन यापन हेतु कृषि करते थे। उनके द्वारा झूम कृषि को अपनाया गया, शिकारी एंड खाद्य संग्राहक अवस्था को अपनाया गया। समस्त प्रदेश को वे लोग अपनी निजी भूमि मानते थे और बाहरी लोगों का विरोध करते थे। पहाड़िया लोग वे लोग जो राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे। इसके अलावा मैदानों पर आक्रमण करते थे, जमींदारों से करों की वसूली भी करते थे। हम कह सकते हैं कि इनकी स्थिति काफ़ी ताकतवर बनी हुई थी। परंतु 1770 में ब्रिटिश अधिकारियों ने कठोर नीति का अपनाया। पहाड़ी लोगों पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने संथालों का उपयोग किया, यानी दामिनी कोह का उपयोग किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि पहाड़ी लोग धीरे धीरे पहाड़ियों की तरफ खिसकते चले गए और धीरे धीरे उनका अस्तित्व भी सीमित होता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक के रूप में भारत आए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुरोध पे उन्होंने सर्वेयर का काम किया। भारत में 1794 से 1815 तक भारत में रहे। उनका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों, राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण करना था और उनके दोहन या शोषण के हेतु योजना बनाना था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के संसाधनों से अधिक लाभ उठा सके। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल। संथालों को अगवा बासिंदे का नाम क्यों दिया गया? दोस्तों अभी हमने पढ़ा पहाड़ियों के बारे में, उनके साथ कुदाल शब्द जुड़ा हुआ है। उन्होंने परंपरागत तौर तरीके अपनाए, जबकि संथाल लोग वे लोग थे जिन्हें हम अगवा बासिंदे का नाम देते हैं, क्योंकि उन्होंने हल के उपयोग से वैज्ञानिक ढंग से खेतीबाड़ी की और अपना विस्तार करते थे। अंग्रेजों द्वारा पहाड़ियों को कंट्रोल में करने के लिए संथालों का उपयोग किया गया। इसी का परिणाम था 1832 में राजमहल की तलहटी में उन्होंने दामिनी कोह बस्तियों का निर्माण किया और वहां पर संथालों को बसाने का काम किया। 1838 में संथालों की करीब 40 बस्तियां थी, लेकिन 1855 में बढ़कर 1473 बस्तियां हो गई, यानी संथालों ने तेजी से अपना विस्तार किया। उनके द्वारा कृषि का विकास किया गया। पहाड़ियों, इसके अलावा जो पहाड़ी लोग थे उन्हें पीछे की तरफ हटाया गया, उनके क्षेत्रों पर भी कंट्रोल कर लिया गया। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह। क्या है संथाल विद्रोह? तो संथाल विद्रोह वह विद्रोह है जिस संथाल नेता सिंधु मांझी के द्वारा 1856 में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया। संथालों ने महसूस किया कि अंग्रेजों द्वारा हमारा उपयोग मोहरे के रूप में किया जा रहा है। हमारी बस्तियों, हमारे द्वारा जो विकसित क्षेत्र है, कृषि योग्य क्षेत्र, उस पर कब्जा किया जा रहा है। जमींदार उसके ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं, साहूकार ऋण देने में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा अंग्रेज भी संथालों पर जब अत्याचार करने लगे तो उन हालातों में उन्होंने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की या विद्रोह छेड़ दिया, जिसका परिणाम अंग्रेजों की सफलता के रूप में ये देखने को मिला, क्योंकि अंग्रेज शक्ति से संपन्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी एक भू राजस्व प्रणाली है। इस व्यवस्था के तहत कृषक वर्ग को भूमि का स्वामी माना गया। इस व्यवस्था को मद्रास में 1792 में, जबकि बम्बई दक्कन में 1835 में लागू किया गया। इस व्यवस्था के तहत भूमि का लगान कुल उपज का 45 से 50% रखा गया और व्यवस्था की गई हर 30 साल बाद लगान को फिर बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों कह सकते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसान वर्ग के लिए काफ़ी नकारात्मक साबित हुई। नेक्स्ट, अमेरिकी गृह युद्ध। 1861 से 1865 तक अमेरिका में गृह युद्ध का आरंभ हुआ। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि अमेरिकी गृह युद्ध का कपास किसानों उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा। आरंभ में ब्रिटेन अमेरिका से कपास को मंगाता था, लेकिन जब अमेरिका में गृह युद्ध की स्टार्टिंग हो गई तो उन हालातों में इंग्लैंड व्यापारियों द्वारा कपास को अमेरिका की जगह भारत से मंगाना आरंभ कर दिया गया और हालत ये हो गई कि कुल कपास का 90% तक का हिस्सा भारत से पहुंचाया, भारत से निर्यात किया गया। इस काल में किसानों को
प्रति एकड़ 100 रुपये की अतिरिक्त मदद दी गई। इसके अलावा खुलकर उन्हें ऋण भी दिए गए ताकि कपास को ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए। इन हालातों में किसान वर्ग कुछ हद तक अच्छे रूप में नजर आया, परंतु जब गृह युद्ध बंद हो गया तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन द्वारा इंग्लैंड द्वारा भारत से कपास को मंगाना बंद कर दिया गया। या हम कह सकते हैं भारत से कपास का निर्यात बंद हो गया। परिणाम स्वरूप किसान ऋण के जाल में फंसते चले गए, यानी उनकी दशा काफ़ी हद तक बिगड़ती चली गई अमेरिकी गृह युद्ध के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, दक्कन दंगा या देहात में विद्रोह जो 12 मई 1875 को पूना अहमदनगर से आरंभ हुआ और देखते ही देखते 30 से अधिक गांवों में फैल गया। बात आती है कि दक्कन में विद्रोह के क्या कारण थे, किसानों ने क्यों विद्रोह किया? तो किसानों के विद्रोह के पीछे अलग अलग कारक थे। आरंभ में रेतवाड़ी व्यवस्था ने किसानों को बर्बाद कर दिया। इसके अलावा अमेरिकी गृह युद्ध के बाद आयात के बंद होने ने भी किसानों की स्थिति को बिल्कुल नकारात्मक बना दिया। इसके अलावा सेठ साहूकार जमकर किसानों का शोषण करते थे और उनकी ज़मीनें हड़पते थे। इसके साथ ही 100 रुपये पर 2000 तक की उन्होंने वसूली की गई। इन सब का परिणाम किसान विद्रोह के रूप में देखने को मिला। इस विद्रोह के अंतर्गत किसानों ने साहूकारों की बही खातों ऋण पत्रों की मांग की, उनमें आग लगा दी गई। इसके अलावा साहूकारों उनके ऑफिसों पर हमले किए गए और देखते देखते देश के अलग अलग भागों में इसका विस्तार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन दंगा आयोग। दक्कन दंगा आयोग या रिपोर्ट वह रिपोर्ट है जिसे दक्कन दंगे के बेस पर 1878 में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राजस्व, ब्याज की दरों, कीमतों की दरों, रैयतों, साहूकारों की शिकायतों, उनके बयान, चश्मदीदों के बयान, कलेक्टर के बयान या कलेक्टर की रिपोर्ट आदि को संकलित करते हुए ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और बताया गया है कि विद्रोह के पीछे क्या कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों के इतिहास लेखन में सरकारी स्रोत की सीमाएं क्या हैं? दोस्तों, भारत कृषि प्रधान देश है। ऐसी स्थिति में किसानों के इतिहास लेखन में सरकारी स्रोत की जब बात आती है तो हमें सरकारी स्रोत का उपयोग करते समय ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि सरकार आमतौर पर किसानों के वाजिब मांगों को, वाजिब मुद्दों को, वाजिब शिकायतों को नहीं स्पष्ट करती या नहीं लिखती। ऐसी स्थिति में उनका उपयोग करते समय काफ़ी सावधानी बरतना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड रिकार्डो। तो डेविड रिकार्डो एक बड़े अर्थशास्त्री थे। उनका कहना था कि भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगान ही मिले। औसत लगान से अगर अधिक कि उसे प्राप्ति होती है तो उसे हम अधिशेष आय कहेंगे। सरकार को चाहिए इस अधिशेष आय पर टैक्स लगाए, नहीं तो किसान किराया जीव में बदल जाएंगे। तो दोस्तों, उपनिवेशवाद और देहात चैप्टर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।